प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस के तहत अपने आयकर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज में अपने आयकर परिचय, परिभाषाएं, करदाता की रेजिडेंशियल स्टेटस, वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना, ये टॉपिक पढ़े। उसी क्रम में आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करने के लिए आय को, किसी भी आय को 5 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक में रखा जाता है। यानी आय 5 शीर्षकों से हमें हो सकती है। उसमें से दूसरा शीर्षक जो अपने अब पढ़ने जा रहे हैं वो है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपने देखेंगे कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत किस आय पर अपने कर लगाते हैं। तो इसकी कुछ मकान संपत्ति से अंतर्गत कोई भी आय तभी कर योग्य आती है जब तीन जो शर्तें हैं, इसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं, वो शर्तों की पूर्ति हो तब। सबसे पहला जो आय प्राप्त हो रही है वो मकान एवं उसके साथ लगी हुई भूमि से प्राप्त हो। यानी मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत आय तभी उसमें कर योग्य होगी, उसका किराया तभी कर योग्य होगा जब आय जो है मकान या उसके साथ लगी हुई भूमि के किराए के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, तो सभी प्रकार का मकान इसमें आता है, चाहे वो बंगला हो, दुकान हो, दफ्तर हो, गोदाम हो, कारखाना भवन हो, कोई भी हो सकता है, भंडार गृह भी हो सकता है। उन सब का अगर किराया हमें मिलता है तो वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। और इस मकान के साथ कोई भूमि भी, कोई लैंड भी लगी हुई है, उसका भी किराया साथ में मिलता है तो वो भी इसके अंतर्गत कर योग्य होगा। अकेली भूमि का किराया इसके अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। मतलब किसी भूमि से कोई किराया अपने को मिलता है और वो मकान से लगी हुई नहीं है तो उसका किराया इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। वह फिर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होगा। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आय जो है मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से अपने को प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है जिसका किराया अपने को प्राप्त हो रहा है, करदाता उस मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। इसमें केवल ऐसी मकान संपत्ति की आय को शामिल करते हैं जिसका करदाता स्वामी है। अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसा किराया वो प्राप्त करता है कि वो स्वामी नहीं है, जैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से मकान किराए पे लिया और दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को उससे किराया दे दिया। अब जो तीसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो किराया प्राप्त हो रहा है वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति मकान संपत्ति का स्वामी नहीं है। मकान संपत्ति का स्वामी है पहला व्यक्ति। ठीक है, और पहले व्यक्ति को जो किराया प्राप्त हो रहा है वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा, क्योंकि वो इस संपत्ति का स्वामी है। इस शीर्षक के अंतर्गत आय के कर योग्य होने के लिए जरूरी है कि किराया प्राप्त करने वाला व्यक्ति मकान संपत्ति का स्वामी हो। मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। वार्षिक मूल्य की गणना भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होती है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति मकान संपत्ति का स्वामी नहीं होता, लेकिन उसे स्वामी मान लिया जाता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं। इसमें सबसे पहले जीवन साथी को हस्तांतरित मकान संपत्ति। अगर कोई व्यक्ति अपनी मकान संपत्ति को बिना पर्याप्त प्रतिफल एवं अलग रहने के समझौते को किए बगैर, यानी अलग रहने का समझौता नहीं किया अपनी पत्नी के साथ, उसके बगैर उसको अपनी मकान संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है तो ऐसी मकान संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाती है। मान लीजिए कोई पति या पत्नी अपने जो जीवन साथी को अपने मकान संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है या कर देती है बिना ऐसा समझौता किए कि वो अलग रहेंगे और ना ही उसका पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त करते हैं, तो ऐसी मकान संपत्ति से प्राप्त किराए, मतलब किराए जो किराया जो है वो हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल करेंगे और हस्तांतरण करने वाले को मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। इसी में दूसरी जो है, इसी में दूसरा बिंदु है अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान संपत्ति की आय। अगर कोई व्यक्ति अपनी मकान संपत्ति का हस्तांतरण
अपने अवयस्क बच्चे को कर देता है तो ऐसे मकान की आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाती है। लेकिन अगर वो अवयस्क बच्चा जो है उसकी विवाहित पुत्री है तो फिर वो जो मकान की आय होगी वो पुत्री की आय मानी जाएगी, उसमें हस्तांतरणकर्ता की आय को उस वक्त नहीं माना जाएगा। विवाहित पुत्री आवश्यक विवाहित पुत्री होनी चाहिए, अन्यथा आवश्यक है तो हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाएगी। अविभाज्य संपदा, अविभाज्य संपदा वो होती है जिसको अलग नहीं कर सकते, जैसे एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी होती है वो परिवार की प्रॉपर्टी होती है, उसको अलग नहीं कर सकते। और ऐसी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण अगर किसी व्यक्ति को कर दिया जाता है तो जो इस संपत्ति को धारण करता है, जो इसका धारक है, उसी तो जिस बच्चे को मकान संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है, अगर वो अवयस्क पुत्री है और विवाहित है तो फिर उसको उस हस्तांतरित यानी जिसको हस्तांतरण किया गया उसी की आय में शामिल करेंगे, हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक अन्य परिस्थिति बनती है अविभाज्य संपदा। एचयूएफ जो हिंदू अविभाजित परिवार होता है उसकी संपदा जो परिवार की संपत्ति होती है और संपत्ति सामान्यतः उसके परिवार के कर्ता के पास रहती है, तो ऐसी संपत्ति के धारक को इसका स्वामी माना जाता है, तो उस व्यष्टि की आय में शामिल किया जाता है, न कि एचयूएफ की आय में। यानी अगर एचयूएफ का कोई संपत्ति है किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी गई है तो जो धारक है जिसको हस्तांतरित की गई है उसी को स्वामी माना जाएगा, न कि एचयूएफ को। मान लीजिए एक्स किसी एचयूएफ का सदस्य है और उस सदस्य को एचयूएफ की संपत्ति जो हस्तांतरित की जाती है तो उस संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय को एक्स की आय माना जाएगा। उसके बाद है सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान। यदि किसी सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ के सदस्यों को समिति संघ के भवन निर्माण योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किया जाता है अथवा पट्टे पर दिया जाता है तो उस सदस्य को ऐसे भवन का स्वामी माना जाएगा और मकान संपत्ति क्या है उस सदस्य की आय में शामिल होगी। अगर कोई व्यक्ति सहकारी समिति से, व्यक्तियों के संघ से का सदस्य है तो उसको मकान आवंटित करती है वो संस्था, हालांकि वो स्वामी नहीं है लेकिन उसको आवंटित हो गया तो आवंटित को यानी जिसको आवंटन किया गया है उसे ही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। ऐसा मकान जिसे खरीद लिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो ऐसी स्थिति में भी उस मकान संपत्ति का जो धारक है, जो किराया प्राप्त कर रहा है, उसे स्वामी माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इस मात्र से ही उसको जो है उसकी कर निर्धारण को छोड़ा नहीं जाएगा और जो मकान का क्रेता है भले रजिस्ट्रेशन ना कराया उस क्रेता को ही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। अब जो पट्टे पर मकान होते हैं, अगर पट्टे की अवधि 12 वर्ष से ज्यादा है तो पट्टाधारी को यानी जिसको पट्टा दिया गया है उसको मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। और अगर पट्टे की अवधि 12 वर्ष से कम है लेकिन कुछ वर्षों के लिए है और उसको समय समय पर बढ़ाया जाता है और कुल अवधि 12 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो भी हस्तांतरित को यानी पट्टाधारक को मकान का स्वामी माना जाएगा। लेकिन अगर पट्टे की अवधि कुछ की है उससे महीने महीने के लिए बढ़ाया जाता है यानी अल्पकालिक पट्टा है तो ऐसी स्थिति में उस पट्टाधारी को मकान संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा, पट्टादाता को ही माना जाएगा। कोई मकान की संपत्ति जो है वो विवादास्पद है यानी विवाद में है कि भी कौन इसका स्वामी है, कि झगड़ा चल रहा है तो उस व्यक्ति को स्वामी माना जाएगा जो उसका किराया प्राप्त कर रहा है। अब इसमें एक शर्त है कि करदाता उस मकान संपत्ति का उपयोग अपने व्यापार पेशे के लिए ना करता। अगर करदाता उस मकान संपत्ति का प्रयोग अपने ऐसे व्यापार पेशे के लिए करता है जिसकी कर योग्य आय है या जिसकी आय कर योग्य है तो उस मकान संपत्ति की आय को जो है हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत कर योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसा वो व्यवसाय की कर मुक्त है, व्यवसाय की आय कर मुक्त है तो उसे इसी हेड में यानी मकान संपत्ति आय शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। विदेशों में स्थित मकान की आय को भी इसी शीर्षक में कर योग्य माना जाता है। किसी मकान के दो या दो से अधिक सह स्वामी होने पर जो है प्रत्येक का हिस्सा निश्चित है तो उनको जो है हिस्से के अनुसार स्वामी माना जाता है। उप किराएदार से प्राप्त किराया जो है इसके अंतर्गत कर योग्य नहीं होता क्योंकि उप किराएदार जो जिसको किराया देता है वो मकान संपत्ति का स्वामी नहीं है।
मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यापार अगर कोई करता है तो उसकी जो आय होगी, करदाता मकान को खरीदता है, बनवाता है, उसको किराए पर उठाने का व्यापार करता है, इस तरह प्राप्त होने वाले किराए पर मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर देना होगा, क्योंकि इसका अपना एक शीर्षक है अलग से, तो इसी के अंतर्गत कर देना होगा। अगर उसका व्यापार ही मकान बनाना और उसको किराए पर चढ़ाना है तो भी उसकी जो आय है व्यापार पेशे में नहीं होगी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। उसके बाद है मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित किराया। कई बार क्या होता है, मकान संपत्ति जो किराया मिलता है, मकान के साथ साथ कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उनका भी उसमें शामिल होता है। तो उन सुविधाओं का मूल्य पता लगाया जाएगा, उन सुविधाओं का मूल्य घटा करके शेष जो राशि होगी वो मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। या तो वो पहले तय कर लिया जाएगा, तो जितना तय हो गया, मान लीजिए 10,000 मकान का किराया है और उसको कुछ नौकर की, चौकीदार की, मालिक की सुविधा दी गई है, तो उसका मूल्य मान लो 2,000 है, तो 2,000 घटा करके 10,000 में से 8,000 रुपये उस मकान संपत्ति का किराया होगा, जो उसके अंतर्गत मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगा। और 2,000 जो होगा वो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत अपने लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मकान संपत्ति को कुछ संपत्तियों के साथ ही किराए पर देना पड़ता है, और किराए पर देने के लिए उन संपत्तियों से अलग ना किया जा सके। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, अपने कोई कारखाना किराए पे दिया, तो कारखाने में मशीनें लगी हुई होंगी, तो उससे जो प्राप्त जो किराया होगा ना कारखाने से, वो पूरा का पूरा किराया अन्य साधनों के अंतर्गत, आय के अंतर्गत कर योग्य होगा। यानी अगर आपने किसी को कारखाना किराए पे दिया, तो पता है कारखाना अगर किराए पे दिया तो मशीनों के बिना कारखाने को किराए पर दिया जाना संभव नहीं है, तो अपने उसको कारखाने की जो आय प्राप्त हो रही है, मशीनों सहित किराया जो प्राप्त हो रहा है, वो अन्य साधनों से आय के अंतर्गत ही कर योग्य होगा, वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। इस प्रकार जो अपने ये पढ़े, ये मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण कुछ बेसिक रूल्स हैं जो इसको अपने पता होना चाहिए। उसके बाद ही अपने मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर सकते हैं। और जैसे कुछ कुछ आय जो है इसमें शामिल नहीं होती, जैसे कुछ दिशाओं में कृषि भूमि से लगे हुए फार्म हाउस की आय, पूर्णतः धार्मिक पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आय, करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग में ली गई मकान संपत्ति की अनुमानित आय, करदाता का कोई एक या दो मकान जिसका वह प्रयोग अपने निवास स्थान के लिए करता है। तो ऐसी कुछ आय हैं जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर मुक्त हैं, इनको जो है शामिल नहीं करते। तो मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दिया है, आप इसको पढ़ना और इसको जो वीडियो है इसको सुनना, 2-3 बार आप सुनोगे जिससे आपको क्लियर होगी कंसेप्ट। उसके बाद अपने आगे चलेंगे, मकान संपत्ति शीर्षक आय के अंतर्गत जो अन्य प्रावधान है उनको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अपने इसके न्यूमेरिकल हल करने में सक्षम होंगे। तो अगले वीडियो में अपने फिर जो है एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए और घर पे पढ़ते रहिए।